हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए शुरू का 10 मिनट नोमेनक्लेचर पर होगा, उसके बाद हम लोग जीओसी शुरू करेंगे। जल्दी करें। एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को पहचान लीजिए और उसके बाद बोलिए। भाई हम नंबरिंग कॉर्नर से करेंगे, इस कॉर्नर से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने। बोलो हाँ या ना। 3 पर इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। तो 3 इथॉक्सी। देखो ईथर ग्रुप भी है ना इसमें। अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। हाँ 4 मिथाइल पेंटेन। लिख लिया? बोलिए। तो OH को OH। पेंटेन टू ऑल नहीं होगा? हाँ पेंटेन टू ऑल है। यस। हाँ पेंटेन टू ऑल बोलेंगे। सबको समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस। यस सर। एक डाउट एक स्टूडेंट का है, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं। बताओ इसमें कौन सा ग्रुप है? जल्दी बोलो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। 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 तो एक कार्बन है मीथेन अमाइड। ये मत कह देना अल्डिहाइड है। मीथेन अमाइड। SCONH CH3 कौन सा अमाइड है? सेकेंडरी अमाइड। हाँ N मिथाइल मीथेन अमाइड। इस पर एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, बहुत ही अच्छे आदमी है वो। देखिए इसलिए कहा गया सतर्क रहना है। NaCHO मोस्टली स्टूडेंट क्या समझेंगे कि ये कौन सा NH जब लगा दिया तो इसको फैला के लिखो। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या समझेंगे कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। देखो NHCOH। अब बताओ अमाइड ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बोलो। स्टूडेंट को क्या लगेगा कि सेकेंडरी अमीन और अमाइड बोल देगा। नो, दिस इज अमाइड। आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ तो सतर्क रहना है आपको। तो बस कुछ नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 बतवा बराबर। तो 1 पर है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि अब आपको N तो लगाना है। N है तो N लगा देंगे। ठीक है N डैश। अब N के पास है, देखिए देखिए NH के पास रहता है जो ग्रुप, उसके लिए N मिथाइल बोलते हैं ना आप। अरे बोलिए हाँ या ना। बोलिए सारे लोग। यस सर। यस सर। अब यहाँ NH के पास ये पूरा है तो इसको N और ब्रैक बोल दें। क्या बोलेंगे? 4 क्लोरोफेनाइल। क्या बोलेंगे? 4 क्लोरोफेनाइल। आया समझ में हाँ या ना? Yes, sir. आया? यस सर। सर। हाँ तो देखिए N मिथाइल बोलते थे, NH के पास जो R होता था N मिथाइल। यहाँ मिथाइल ना बोल के पूरा ग्रुप बोल दीजिए 4
4 क्लोरोफेनाइल, और चूंकि एक कार्बन है तो मीथेन अमीन है, मीथेन अमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। तो वो जानबूझ के ऐसा देता है कि स्टूडेंट को लगे कि अरे ये एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, उस तरह का ऑप्शन भी देगा आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि यश साहब को समझ में आया होगा। Yes, sir. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लिया सारे लोग? हेलो Done, स्टूडेंट। sir. Yes, sir, done. डन 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 डन। चलिए उसी पेज पर टॉपिक डालिए, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बहुत आसान है, बस 5-6 मिनट प्रैक्टिस। और अब ये मत समझिएगा हम छोड़ रहे हैं, अगले कल फिर 10 मिनट, फिर अगले 10 मिनट, होते होते हो जाएगा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes, हाँ। sir. ये आपको भारी भी नहीं पड़ेगा और ये सब सीखते रहेंगे और जीओसी शुरू कर देंगे। देखिए इसमें बहुत आसान है, तो जहां नया रूल लगेगा वहीं मैं लगाऊंगा। पहले तो प्रैक्टिस, पहला एग्जाम्पल एकदम आसान है, कोई टफ नहीं है, आसान से समझें। तो आप क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्या किसी को एतराज है इस पर? क्या किसी को एतराज है इस पर? No, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है वो डायरेक्टली आ जा रहा है, डायरेक्टली बोलिए साइक्लोहेक्सेनॉल। बहुत आसान, साइक्लोहेक्सेनॉल, बहुत आसान, कोई टफ नहीं। आपको बताइए कीटोन है साइक्लोहेक्सेनॉन। चूंकि 1 पर है तो 1 लिखना यहाँ पर जरूरी ही नहीं है, समझा? तो साइक्लोहेक्सेनॉन, 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 समझा? Yes, sir. हाँ। अब देखिए जहां नया मैं पॉइंट लिखाऊंगा, इसमें कहां पर पॉइंट की जरूरत होगी वो मैं जरूर लिखूंगा कि आपको याद रहे। वो सब पहले कर लेते हैं जिसमें आपको जल्दी जल्दी हो जाए। दिस इज आसान। बोलिए, लिख लिया स्टूडेंट लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये सब तो पढ़ा चुका हूं, इस पर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। एक मिनट, हाँ कर देंगे एक मिनट। CHO रहेगा तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये सब पढ़ चुके हैं ना? हाँ Yes, sir. हाँ। वो सब अपना माइंड में रखिएगा। हाँ ठीक है सर, हो गया। अब देखिए जैसे आपको कह देगा, सारा रूल वही लगेगा, 2 जगह पर आपको खास ध्यान देना है। अब यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ भी है, तो अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर, चलिए समझ रहे ना? तो 1 2 3, हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे कि लोएस्ट सम रूल रहे। तो बताओ क्या बोलोगे? 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, बोलिए बोलिए, साइक्लोहेक्सेन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। अब साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है ना, ये मत समझिएगा सर आप हमेशा वही ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है, कुछ भी लेने भाई। हाँ चलिए, आपको लग रहा है तो चलिए। Cl Br, बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, बता सकते हो? बोरोमीन को फर्स्ट पोजीशन देंगे कि क्लोरीन को देंगे? क्लोरीन को। हाँ, चूंकि ब्रोमीन। यहाँ पर 2 ग्रुप है, लोवेस्ट सम रूल। यहाँ पर 1 2 कीजिएगा तो Yes, देखो sir. बात, हाँ तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 2 5। इधर कीजिएगा तो 1 + 1 + 2, तो इसलिए दिस नंबरिंग इज करेक्ट। हमेशा अल्फाबेटिकली नहीं लेना, यहाँ पर अल्फाबेटिकली था इसलिए ले लिया। अब यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल, बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. तो 1, सॉरी, लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली। तो क्या लिखेंगे बताओ? 2 ब्रोमो, बोलो बोलो, 2 ब्रोमो, 1, 1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जहां नया रूल रहेगा वहां मैं पॉइंट वाइज अच्छे से लिखवाऊंगा। अभी पहले बेसिक को एकदम मजबूत कीजिए। डबल बॉन्ड आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, सब अभी सिखाएंगे। लिख लिया? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir.
वेरी गुड वेरी गुड। अब जैसे आपको दे देगा, सब जनरल रूल है, कोई ये नहीं है। आपको यहाँ ऐसे दे दिया, यहाँ ऐसे दे दिया, यहाँ ऐसे दे दिया। अब बस साइक्लोहेक्सीन तो कहलाएगा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, तो आप नंबरिंग ऐसे ही कीजिएगा ना, 1, चूंकि 1 पर ये भी है 1 और 2 नहीं कर देना है, क्लॉकवाइज 2। अरे बोलिए सब लोग, गवाही दीजिए। 3 Yes, 4 5 6। अब यहाँ पर लोएस्ट सम रूल है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब 1 पर भी मिथाइल है, 6 पर भी मिथाइल है, तो 1,6 डाई साइक्लोहेक्सीन। चूंकि 1 ही पर है तो साइक्लोहेक्सीन। आप हेक्स 1 इन भी लिख सकती हैं, समझा, और जो भी रहेगा वो लिख सकती हैं। बताइए, साइक्लोहेक्सीन भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। किसी को डाउट है? नो सर। चलिए, तो आज के लिए नोमेनक्लेचर इतना। गौर से सुने सारे लोग। आप 3 पेज छोड़ दें, एक पेज सादा दोनों तरफ 1, दूसरा पेज दोनों तरफ सादा, तीसरा दोनों तरफ 3 कंप्लीट पेज छोड़ दें। 4 छोड़ेंगे तो और अच्छी बात है। अगर आप साफ नोट्स बनाते हैं तो जैसे तैसे बनाते हैं तो वो आपकी मर्जी है। सुना सारे लोग? 3 कंप्लीट पेज दोनों तरफ, ये मैंने बोल दिया। अब मैं जैसे आऊंगा इसी तरह 15 मिनट कराऊंगा, आपको भी मजा आएगा और आपको नई नई चीजें आएंगी, इससे आपको ये भी न चले। अब मैं टॉपिक को चेंज कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। No, sir. यस सर। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वाले पार्ट में क्लास नहीं छूटनी चाहिए, असल केमिस्ट्री है। अब तक जो पढ़ाया गया नोमेनक्लेचर, 12 फंक्शनल ग्रुप और कमांड, शुरू के 3 लेक्चर के रूल, बेसिक रूल, आईएसओ, नियो वगैरह वगैरह को आप अच्छे से पहचानिए। मैं टीचर के नाते ये मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप समुंदर की तरह इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर कोई फायदा नहीं है। आपको ये नोमेनक्लेचर इसलिए पढ़ाया गया कि जब टीचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइड, सब को आपको अच्छे से आना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को पहचान लें। क्योंकि इस वाले पार्ट की कोई लिमिट नहीं है, कोई ये नहीं है कि कब खत्म होगा, पढ़ते रहिए, खत्म ही नहीं होने वाला, इतने हैं। तो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं, टॉपिक डालिएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मजबूत तो ऑर्गेनिक मजबूत, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। असल यही बहुत पढ़ना है, ये भी बड़ा वाला बहुत बड़ा पार्ट है, आपको समझना है। फिर वही बात कि किसी भी स्टूडेंट को मेरा अपना तरीका है कि मेरा काम है समझाना। ऑर्गेनिक को फिजिकल की तरह नहीं है, पर डे पढ़ना पड़ेगा, 3-3 दफा 4-4 दफा रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे रिजल्ट्स रहेंगे कि कैसे याद रहेगा। जैसे हम मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1 महीना के बाद भी देखते हैं, हम 10 न्यूमेरिकल कर डालते हैं, समझा, वो एक अलग चीजें हुई। इसलिए बाद में बहाना नहीं कि सर हम इधर पढ़ रहे हैं उधर भूल रहे हैं, ये सब बहाना नहीं करना है। टीचर बोल रहा है कि ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक, जैसे आपने पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्ड। तो चलिए, अभी ऑर्गेनिक की बात हो रही, तो ऑर्गेनिक को पर डे पढ़ना है, एक एक चीज को 10 दफा पढ़ेगा, कोई आपको हरा नहीं सकता, कंसेप्ट बहुत मजबूत होगा, आप देख लीजिएगा। हम इस चैप्टर में पहला पार्ट शुरू करेंगे, वो ये है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक का की टॉपिक है। रेजोनेंस क्या है? एक आप कुछ स्टूडेंट इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़े हैं तो वो घबराएंगे नहीं, मैं साइड में उनके रिवीजन के लिए मैं कुछ बातें लिख दूंगा, वो पेशेंस ना खोएं, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि थोड़ा केमिकल बॉन्ड का तो कंसेप्ट आएगा ही, लेकिन स्कूल में भी तो कुछ ना कुछ वो पढ़े ही होंगे, हमसे जो नहीं पढ़े हैं, तो घबराना नहीं है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस की जरूरत क्यों आई, तो मैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा, चूंकि स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा बेसिक से आपको बताया जाएगा कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मिसाल लीजिए, और आप लोग लिखना भी शुरू कीजिए कि आपका टाइम बचे। मैं सबसे पहला एग्जांपल रेजोनेंस में हमेशा बेंजीन देता हूं, सारे लोग सुनिए।
डबल बॉन्ड है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए C1 से C2 जो है वो डबल बॉन्ड है, और केमिस्ट्री कहता है कि डबल बॉन्ड की जो C डबल बॉन्ड C की जो लेंथ होती है, वो मैं डाटा लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट करे, और C डबल बॉन्ड C का डाटा याद होना भी चाहिए। अब देखिए C2 से C3 जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड है और 1.4 एंगस्ट्रॉम है। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, कि अगर आपको इसको ऐसे लिखा जाए, ये डबल बॉन्ड ऐसे लिखा जाए, देखिए बतवा बराबर है, नंबरिंग वही मैं रख रहा हूं कि आपको ये ना हो, नंबरिंग वह समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ C1 से C2 जो है वो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम हो गई, और C2 से C3 1.34 एंगस्ट्रॉम हो गई। सच सच गवाही दीजिएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं, बोलिए। क्लियर है सबको? हाँ। यस सर। लेकिन आप देखते ये हैं कि बेंजीन का ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ पेपर पर दिखाया जाता है। मतलब पेपर मीन्स हम लिखते हैं या जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर्स क्या है, सारे लोग ध्यान दें। इसलिए आप बेंजीन में देखते होंगे बुक सब में के बीच में सर्कल बना रहता है। बोलिए हाँ या ना, गवाही है कि नहीं आप लोग? Yes, बना sir. रहता है। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये है बेंजीन का एक्चुअल। सर क्यों एक्चुअल कहा गया, ध्यान देना है, घबराना नहीं है, सब हम आपको बताएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है, तो C1 से C2, C2 से C3, या कोई भी बॉन्ड आप ले लीजिए, ऑल आर इक्वल एंड 1.39। देखिए 1.3 एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, गौर से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, कि इसके लिहाज से देखा जाए तो भाई बॉन्ड लेंथ तो डिफरेंट आ रही है, सिंगल की अलग, डबल की अलग। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेंजीन में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, अब वो 1.39 है, दोनों के बीच का है। ना ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ना प्योरली डबल बॉन्ड है। तो इनका एक्सप्लेनेशन जो दिया वो रेजोनेंस ने दिया। आप घबराइए नहीं, रेजोनेंस क्या है वो बात की बातें हैं। Why resonance is required in chemistry? तो गौर से सुने, जब डेली लाइफ में भी देखिए, आप कोई काम करते हैं, रिजल्ट नहीं देता है, तो आप अल्टरनेटिव मेथड अपनाते हैं, अल्टरनेटिव मेथड अपनाते हैं। केमिस्ट्री भी वही कहा कि व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर, बेंजीन का सिंगल ये मानिए या ये मानिए आप, जो हम पेपर पर लिखते हैं, when single structure of the molecule is not able to explain all properties, बेंजीन, क्या ये स्ट्रक्चर बेंजीन के तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है? नो। तो सर फिर क्यों लिखते हैं, वो सब डिस्कशन बात का है, पहले इस पर सिर्फ फोकस कीजिए, रेजोनेंस की जरूरत क्यों आई। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, वो मैं खुद अपने मन से दूंगा आपको आंसर, उसके बाद डाउट होगा तो फिर हम बताएंगे why resonance is required. So when single structure of the molecule is not able to explain all properties of the molecule, मतलब properties means bond length को नहीं बता पाया, ये कह रहा है कि डबल सिंगल है, ये कह रहा है नहीं, ना प्योरली सिंगल ना प्योरली डबल। तो ये बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो खुद सोचिए, जब आप एक मेथड अपनाते हैं वो तमाम रिजल्ट नहीं देता है, तब अल्टरनेटिव मेथड अपनाते हैं। वही हाल ये है कि जब ये स्ट्रक्चर आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो अब अल्टरनेटिव बनाया।
अब इस दोनों अल्टरनेटिव के बेसिस पर आप रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो कोई भी पूछे रेजोनेंस का कंसेप्ट क्यों आया, तो व्हेन single structure of the molecule or ion is not able to explain all properties, then more than one alternative structure is drawn. इसी फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जब भी बोले माइंड में तो समझिए एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर का बनना। जिस मॉलिक्यूल और आयन में एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो वो फिनोमेना रेजोनेंस कहलाएगा। तो सर हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ एक से ज्यादा है, वो सब डिस्कशन में बाद में आएगा। तो गौर से सुनिए, पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है। इट इज पॉसिबल ओनली ऑन पेपर। वाई इसको फिर लिखते हैं, खुद सोचिए ये कैसे ड्रॉ हुआ। इसी के बेस ये बता रहा है कि भाई डबल बॉन्ड यहां पर भी था, डबल बॉन्ड यहां पर भी था, डबल बॉन्ड यहां पर भी था, डबल सब। इसीलिए सर्किल बताता है ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। ना ये प्योरली सिंगल है ना ये प्योरली डबल है। तो जब तक आप ये इसलिए लिखा जाता है कि जब आपको रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो आप अल्टरनेटिव के बेसिस पर ही ड्रॉ कर पाइएगा। रियल स्ट्रक्चर की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बोलिए, रियल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पर ड्रॉ किया जाएगा? बोलिए तो। अल्टरनेटिव। जब तक आपको ये बनाने नहीं आएगा आप ये ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. No, sir. अरे जल्दी लिखिए, मैंने कहा था ना मेरे साथ साथ लिखिए। नो सर, नो सर। Done, sir. अभी मैं फिर डाउट पूछूंगा, पहले गौर से सुने। पहला पॉइंट, व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन cannot describe molecule accurately, then a number of structure with similar energy, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई मैं बताऊंगा आपको। तो व्हेन, फिर से मैं बता रहा हूं, व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन कैन नॉट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, देन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा एक मिनट, यहां आपने कहां तक लिखा है? एक्यूरेटली तक लिखा है क्या? सिमिलर तक। Yes, sir. अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ। चलिए, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई are taken. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
It means या इट मीन्स नहीं, यही इसी लाइन में लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट नहीं, इसी में लिख लीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो जब सिंगल स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन all properties of the molecule, then number of structure with similar energy position are taken. This process is called resonance. बताओ सबको समझ में आया? अब यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए। No doubt, sir. इशिका सेन, सक्षम, विभूति, सबको समझ में आया? Yes, sir. एक बार Yes, थर्ड sir. लाइन से समझा दीजिए। थर्ड लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ, ओके यस सर। ठीक। न्यूक्लियस की पोजीशन जो 1 पर, यहाँ जो एटम है वही एटम यहाँ पर है। यस सर। हाँ 2 पर जो एटम है, बस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 4। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जितना इसमें है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, ओके। तो वही लिखा गया। यस सर। ये नहीं समझना है कि ये एटम घूम के इधर आ गया, नहीं, एटम की पोजीशन फिक्स्ड है, जिसको न्यूक्लियाई के कहा गया, सिमिलर एनर्जी कहा गया। हम और अच्छे से लिखवा देते हैं। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बोलिए। Yes, sir. यस सर। हाँ, इसको दूसरे फॉर्म में भी और तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। देखिए लिखना शुरू कीजिए तो ये आपके डाउट को क्लियर करेगा। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज, और से सुनिए, लिखना शुरू कीजिए सब लोग। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑफ अ कंपाउंड can't be explained, मैं और अच्छे से लिख देता हूं, can't be explained by a single, जब केमिस्ट्री में सिंगल रिप्रेजेंटेशन when all the property of the compound can't be explained by single representation या structure, then वहां क्या होगा? जल्दी बताओ। जब सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं होगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ। अल्टरनेटिव, हाँ अल्टरनेटिव बनेंगे कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए, सारे लोग मिलके बोलिए। Yes, sir. हाँ, अच्छे से समझिए। sir. मैं और हाँ आपको और क्लियरफाई करके लिख देता हूँ। स्टेटमेंट लिखाने से ये होता है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट से नहीं समझ में आए तो दूसरा को समझिए। when all the properties of the molecule can't be explained by a single structure, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हम कैसे समझेंगे? वो सब धीरे धीरे आ जाएगा, सब कमांड आ जाएगा। पहले तो समझें रेजोनेंस क्यों आया। तो वही है, when all the properties of the compound can't be explained by a single representation या structure, then two or more than two, देखिए अब मैं और अच्छे से लिखा रहा हूं आपको, more than two structure are required to explain all its properties। देखिए अब और क्लियर हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए ना सब लोग, गवाही तो दीजिए। Yes, sir. यस Yes, sir. देखिए then two or more than two structure are required to explain, तभी इसकी all properties explain होगी। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. then that compound is to known to have resonance phenomena। इसमें क्या समझा जाएगा? बोलिए सब लोग मिलकर, इसमें क्या पाया गया? अरे बोलो Resonance. भाई। हाँ रेजोनेंस। अब तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
बोलिए सब लोग, गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, तो sir. और क्लियर हो गया। अब यही है, कोई भी क्या रेजोनेंस क्या है तो अपनी लैंग्वेज में बोलिए कि व्हेन ऑल द केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्यों आया, तो कहीं व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंगल कंपाउंड कांट बी एक्सप्लेन देन टू एंड मोर देन टू स्ट्रक्चर is required to explain its properties, तो हम समझेंगे ये कंपाउंड में रेजोनेंस। जब भी कोई क्या रेजोनेंस, माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि सिंगल स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा। जब भी कोई बोले रेजोनेंस क्या है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सिंगल स्ट्रक्चर इसका नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा होगा। बोलो बोलो, आया समझ में अब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है, ये अपनी लैंग्वेज में आपको दिमाग में आना चाहिए। कोई भी पूछे रेजोन, अपनी लैंग्वेज में ये वाला स्लाइड बोल देना आपको, अपनी लैंग्वेज से और अच्छे से आपको आएगा समझ में। बताइए इशिका, शान, सबको समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, तभी आपको मजा आएगा। चलिए आगे बढ़े, सब लोग गवाही दीजिए, आगे बढ़ें। Yes, sir. अब मैं रिमार्क्स लिख रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स। पहला, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। It is theoretical concept and occurs only on paper. Second point, the various structure is drawn in the process of resonance is called resonating structure। जो अल्टरनेटिव है, द वेरियस, एक वर्ड लिख लीजिएगा, अल्टरनेटिव, तो और अच्छे से आएगा। द वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इज ड्रॉन इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या दूसरा नाम है कैनोनिकल। क्या नाम है, बोलिए सारे लोग? Canonical. हाँ, अरे एजे आ रहा है ना, पीएचडी हो रही है ना आपकी? जी सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। या दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया? Yes, sir. हेलो, हाँ। तो अच्छा, आपसे कोई पूछे कि क्या जो वेरियस अल्टरनेटिव है, क्या उस मॉलिक्यूलर आयन की कंप्लीट प्रॉपर्टीज को ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा? बोलिए, अरे बोलिए ना। अरे आवाज नहीं आ रही है। सर क्वेश्चन क्या है? अच्छा चलिए, अभी मैं क्वेश्चन Yes, पूछता हूं, sir. चलिए। अच्छा चलिए, रियल नहीं कर पाएगा. हाँ, रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बताएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैंने कहा ना, पहले कुछ टर्म्स सबको पढ़ लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में सेकंड पॉइंट एक बार देखना था. अच्छा अच्छा, चलिए, सब लोगों ने नहीं लिखा था, लिख लीजिए पहले। हाँ लिखिए। सब लोगों ने लिख लिया? एशिका सेन आ रहा है समझ में? Yes, ताहिरा, sir. हाँ Yes, sir. सर नेक्स्ट स्लाइड कर दिए प्लीज। हाँ हाँ कर रहे हैं। लिखिए कि सारे लोग मिलके बोलो, वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सब लोग मिलके बोलो। Resonating structure. हाँ, और रियल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं?
Resonance hybrid. hybrid structure. Resonance hybrid. Okay. Thank you. Thank you very much. अरे बोलिए, लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अच्छा sir. भाई, हाँ ये मैं लिख देता हूं कि आपको दिक्कत ना आए। कोई कहे आरएचएस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए आरएचएस इज फॉर्म्ड बाय, कोई कहेगा ना कि जब अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज नहीं तो फिर क्यों लिखते हैं, तो भाई आरएचएस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ आरएस। बताओ आरएस का फुल फॉर्म? Resonating structure. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो आरएचएस ड्रॉ कर सकते हो। अरे बोलो ना, ओ माय गॉड, अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. आ गया. हाँ, वो कैसे ड्रॉ होगा वो सब सीखेंगे आप, वो सब सीखेंगे। पहले तो आप इसके बेसिक टर्म्स को समझें कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, तो दिमाग में आ गया कि व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर कांट बी एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, देन टू एंड मोर स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, कैन बी एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, देन दिस कंपाउंड हैव रेजोनेंस फेनोमेना। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। और इसमें जो वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ रेजोनेंस में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो सबका जो एक्चुअल होता है स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन, जैसे यहां देखिए बेंजीन जो है ये आरएचएस है, ये मत समझिएगा राइट हैंड साइड रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये 1 और 2 जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो इसी के बेसिस पर आप ड्रॉ किया। सर ये जो रेजोनेटिंग बताइए। स्ट्रक्चर है वही ऑल्टरनेटिव है ना? हाँ वही तो है, ये ला वही तो है। या द ठीक है। वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अरे बोलिए ना साइंटिस्ट, आया सबको sir. समझ में? Yes, sir. थैंक यू। यस सर। पक्का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट है तो पूछिए पूछिए पूछिए। No, sir. No doubt. थैंक यू। अब देखिए, अब आपके माइंड में आएगा कि सर, अच्छा ये सब जानते हैं जो लोग नहीं पढ़े, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ये सबको मालूम है ना? इशिका Yes, sir. सेन। यस सर। Yes, sir. हाँ ये दिमाग में रखिएगा। चलिए अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसका क्या कहते हैं, इसको रेजोनेंस का कंडीशंस क्या है, रेजोनेंस कहाँ होगा? तो टॉपिक डालिए सारे लोग, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर, सारे लोग मिलके बोलिए, कंडीशन फॉर Resonance. हाँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक चीज और लिख लीजिएगा, कंक्लूजन एक लिख लीजिएगा, कंक्लूजन, कि आपको समझ में आ जाए, समझा कि नहीं, कि RHS is real but resonating structure is hypothetical। अरे बोलो ना, आर hypothetical, imaginary, any problem? ये कंक्लूजन हो गया। अब टॉपिक डाल लीजिए, अच्छा एक मिनट, ये लिख लिया यहां तक, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा एक मिनट, और ये भी लिख दीजिएगा, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्यों कहा गया? कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स RHS in proportions of its stability। और से सुनिए, पहले ये लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. देखिए सारे लोग गौर से सुनिए, जैसे आप
एग्जाम्पल 2 अभी लिखिएगा नहीं। ओजोन का नाम सुना है ना? Yes. Yes, sir. मैं एक मिसाल दे रहा हूं। हम सिंगल बॉन्ड इधर भी कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखा ये गया कि ओजोन का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, ये सब ड्रॉ करना अब आपको सिखाऊंगा मैं। तो ये 1 और 2, जो 1 और 2 क्या है जल्दी बोलो, एक एग्जांपल देके अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे। क्या है 1 और 2 बताओ? Alternative. हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और थर्ड क्या है? RHS। Real structure. हाँ, तो गौर से सुनो, ये जो ड्रॉ किया गया ना, अब इस RHS में 1 का भी कंट्रीब्यूशन है, 2 का भी है। हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. भाई इस RHS में सब कहाँ है? तो अब देखोगे कहीं कहीं पर ऐसा होगा, अगर देखो मेरे लाइन को, 1 और 2 अगर इक्वल स्टेबल है, अब सर कैसे समझेंगे स्टेबल है, वो सब पढ़ेंगे। अगर इक्वल स्टेबल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। हो सकता है ऐसा कि 1 और 2 में मान लो कि 1 स्टेबल है ज्यादा, मान लेते हैं, तो RHS की तरफ भी 1 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जो ये लाइन लिखा गया, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स RHS इन प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। और इस पर मेरा टॉपिक है, एनसीईआरटी में एक 2 क्वेश्चन इन टेक्स्ट में दिया है कि हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हम पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तो दोबारा सुनिए, 1 और 2, 3 की तरफ 1 का भी कंट्रीब्यूशन है, 2 का भी है। किसका ज्यादा है वो कौन डिसाइड करेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बीच का पार्ट है कि सर हम कैसे कि स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी एक टॉपिक है, मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो बात का टॉपिक है। लेकिन ये सब लाइन समझिए कि 2-3 रेजोनेटिंग है, अगर तीनों इक्वल स्टेबल है तो तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर तीनों इक्वल नहीं, स्टेबल नहीं है, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसी का कंट्रीब्यूशन होगा ज्यादा RHS की तरफ। बोलिए हाँ या ना, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अल्लाह, बताइए आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये लिख लीजिए, वही लाइन वहां लिखाया गया कि ईच हाँ, चूंकि इससे मैं ये भी बता दिया, चूंकि डाउट ना रहे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है, तो वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो उस जो ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बोलिए स्टूडेंट, sir. कोई बोल। हाँ, अब आओ टॉपिक डालो, कंडीशन। अब हम कंडीशन लिखा रहे हैं, असल यही सब है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। प्रीवियस स्लाइड ये क्यों है भाई, लिख नहीं पाती है भाई? खाली प्रीवियस इतना लेट से कहीं लिखा जाता है क्या? ओ माय गॉड। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट, सारे लोग सुने। टॉपिक तो नहीं डाला है ना आप लोगों ने? अरे सर, बोलो आ भाई। गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ सुने, कोई भी पूछे रेजोनेंस की क्या कंडीशन है तो पहले आए, और इसलिए मैं रेजोनेंस की दूसरी डिफिनेशन भी बताऊंगा। अब तक तो डिफिनेशन पढ़ा कि भाई कि रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो उसके बेसिस पर पहला कंडीशन है
कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी Planar. प्लेनर। अब देखो, प्लेनर का मतलब जानते हो क्या? सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Same plane. हाँ, तो सर हम कैसे समझेंगे सेम प्लेन है? तो उसके लिए वही केमिकल बॉन्ड के प्लेनर का मतलब sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp या sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। hybridized. हाँ, और ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान है। 2 मिनट दीजिए मुझे, कुछ लोग हैं, इसी का ध्यान है सबका। यहां देखें, सारे लोग बताइए, CS2 डबल बॉन्ड CS2, बताओ ये प्लेनर है? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बताइए सारे लोग मिलकर? 2. 2। अच्छा देखिए, इसको मैं फैला के लिख देता हूं, देखिए अब और समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बताइए, ये सिग्मा बॉन्ड है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है। sir. दूसरा है 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा? जल्दी बोलो। 3. 3. 3 sigma. 3, तो 3 सिग्मा का मतलब याद कर लो sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? जल्दी बोलो। sp2। 2 और 1 3। अब बताओ ये कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है? सारे लोग मिलके बोलो। 3। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो ये भी sp2 हो गया। बोलिए हाइब्रिडेशन चेक करने आया। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, जो केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं वो पढ़ें, रीजन बता दिया था। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलें। Yes, Yes, sir. sir. हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इज काउंटेड। ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड। 2 रहेगा तो sp, 3 रहेगा टोटल तो sp2, और 4 रहेगा तो sp3। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पहली कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, उसकी पहचान है sp, क्योंकि sp लीनियर होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। दूसरा, चलो पहला पॉइंट लिख लो सारे लोग, जल्दी लिखो। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा सुनो, कंपाउंड मस्ट बी, वर्ड सब सुनो, इसलिए मैंने कहा आज के लेक्चर में कंजुगेटेड। अब एक नया वर्ड सीख रहे हो हम लोग, कंजुगेटेड। 2 कंडीशन, अब मैं कंजुगेटेड की मीनिंग समझाऊंगा, घबराना नहीं। रेजोनेंस की 2 कंडीशन, सारे लोग मिलके बोलो, कंपाउंड मस्ट बी Planar. Planar. दूसरा बोलो सारे लोग मिलके, कंजुगेटेड। Conjugate. हाँ, कंजुगेटेड मतलब उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब ये कंजुगेशन जहां होगा वहां रेजोनेंस। अब सर कोई क्या कंजुगेशन सब बताएंगे, पहले ये 2 लाइन लिखो, एक एक वर्ड को धीरे धीरे करेंगे, और सबको आज रात भर पढ़ लेना, तब कल और मजा आएगा। बोलो, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. जुबानी याद हो गया? कंजुगेटेड कंजुगेटेड कंजुगेशन, कंजुगेटेड कंजुगेशन, जहां होगा वहां रेजोनेंस होगा। सुनो अच्छे से, कंजुगेटेड सिस्टम की क्या मीनिंग होती है? पहले बुकिश वर्ड में लिखाऊंगा, देखो, उसके बाद असल वर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ, आराम से, द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट पोजीशन ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट, या पहले एक लाइन ऐसे, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड
एंड डबल बॉन्ड। सुना सारे लोग? द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड, एक तरीका तो ये। दूसरा गौर से सुनो, हर लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, देखो इधर, द अरेंजमेंट, ये बुकिश वर्ड है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा, ये आपको बेंजीन वाले में लिखा होगा, द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब देखो, द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट, इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, अल्टरनेट, सब में एग्जांपल दूंगा, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। बताओ, पाई डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है कि नहीं? जल्दी बोलो, यस जल्दी सर। बोलो, गवाही Yes, दो sir. भाई। हाँ, यस सर। तो हर लैंग्वेज, ये हुआ बुकिश वर्ड, सबकी मीनिंग एक ही है, मैं समझाऊंगा कि फर्क क्या है, बतवा बराबर है। द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, या आप कह सकते हो, समझा, द अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। बताओ हाँ या ना, लिख लिए? यस सर। हाँ, पहले लिख लो पहले, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसको डिफाइन करूंगा। बताओ। Done, Done, sir. sir. डन। इसी का लिख लिया? Yes, sir. तो फिर से बोलिए सारे लोग, रेजोनेंस कहाँ, रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या, जल्दी बोलो। Planar. प्लेनर और दूसरा कंजुगेटेड। Conjugated. Conjugation. हाँ, अब एक साथ बोल देंगे कि भाई कंजुगेटेड जहां भी होगा वो प्लेनर होगा ही। ये तो मैंने दो कंडीशन लिखा है, कोई भी पूछे रेजोनेंस क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड बोलोगे उसमें मीनिंग छिप गया प्लेनर, वो तो मैंने अलग से लिखा दिया प्लेनर भी, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो प्लेनर वर्ड आएगा, तो उसके लिए मैंने लिखवा दिया। कंजुगेटेड बोलने का मतलब ही है कि वहां पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है। बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अभी एक और मैं लिखवाऊंगा, जैसे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, बताओ, पाई सिंगल पाई कंजुगेटेड है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। ए, बोलो भाई, Yes, sir. कोई नहीं बोलना है, अल्टरनेट है ना, इसी का अल्टरनेट है ना ये। Yes, sir. हाँ, तो अल्टरनेट पोजीशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है पाई सिग्मा। अब मैं तुम्हें, कौन शुशु का आवाज निकाल रहा भाई, सही से बैठो ना। ए अल्लाह, बैठी ना, उस वक्त से आवाज कर रहे हैं कोई। कंक्लूजन, ठंड लग रही है क्या? अब देखो कंक्लूजन, ध्यान देना, कंजुगेटेड सिस्टम की मीनिंग ये वास्ट है कि अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। एक तो ये दिखने में तो है ही है, जैसे बेंजीन दिखने में, लेकिन इसके अलावा भी है बहुत सारी पार्ट। देखो, पाई सिग्मा, पाई अल्टरनेट पोजीशन। अच्छा, कोई तुमसे कहे क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये भी है। अल्टरनेट ये भी पाई ही है बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज। तो यही सब अभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ बुकिश वर्ड से पूरा मामला क्लियर नहीं होगा। ये गलत नहीं है, बस इसको वास्ट अंदाज में टीचर अब आपको समझाएगा कि अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बोलो। Yes, ये sir. भी है, ये भी कंजुगेटेड है, तो वही सब मैं पूरी लिस्ट आपको लिखवाऊंगा। अब मैं और अच्छे से बता देता हूं कि ये तो मैंने दो बुकिश वर्ड लगा दिया। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं कंजुगेटेड के बारे में, जो हमेशा तुम्हें बहुत काम देगा कि कंपटीशन के लिहाज से कंजुगेटेड, तो इसलिए कभी तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब हुआ एट लीस्ट, बोलो मन में बोलो, बोलो एट लीस्ट। अरे बोलना, हाँ, थ्री एटम्स शुड बी, 3 एडजेसेंट लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। 3 एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट का मतलब समझे, लगातार, एडजेसेंट एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब समझ में आया? अरे बोलो, ओए बोलो ना। Yes, sir. Sir. At least 3 adjacent atoms are sp2 hybridized
तो समझ जाना कंजुगेटेड। तो कंजुगेटेड की ऐसे मीनिंग क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, उसको अल्टरनेट सिंगल डबल बॉल कर, तो बतवा वही बड़ा हुआ। खुद सोचो, जो कोई कहता है अल्टरनेट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो अल्टरनेट का मतलब बीच में तो सिंगल बॉन्ड आएगा ना, तो पाई सिंगल हो गया। ठीक है भाई, ये सब हो गया, ये बुकिश वर्ड के लिहाज से डिफिनेशन हो गई। अब आपको वास्ट अंदाज में पढ़ना है। कंजुगेटेड सिस्टम का एटलीस्ट 3 एडजेसेंट एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब 3p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। पैरेलल होता है, देखो गौर से सुनो, जो नहीं केमिकल बॉन्ड पर हैं, ये पैरेलल ऑर्बिटल है। हाँ जाना, जल्दी बोलो सारे लोग। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पैरेलल होने से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए कहा गया पैरेलल होना चाहिए। सेम प्लेन में तभी होगा जब वो पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो पाई बॉन्ड। sp3 जहां पर भी कोई एटम रहा, ये नॉन प्लेनर होता है, वो रेजोनेंस में टेक पार्ट ही नहीं करेगा, 3 डायमेंशनल, आउट ऑफ प्लेन। इसलिए दो ही हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है सेम प्लेन में होना, वो है sp या sp2। तो देखो कंजुगेटेड सिस्टम को दोबारा सुनो, कोई स्कूल का टीचर या कोई जनरल व्यूज पूछे, द अल्टरनेट्स position of single and double bond, which is also called alternate position of pi bond, कंपटीशन के लिए वास्ट अंदाज में कि एटलीस्ट 3 एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट का मतलब हुआ ए बी सी, लगातार ये तीनों 1 2 3, ये सब sp2 होना चाहिए। चौथा एटम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वहां रेजोनेंस होगा। 3 एटम की कंडीशन है। बोल सारे लोग, कितने एटम की कंडीशन है, जल्दी बोल। 3 atom. 3. बस, अगर ये 3 एटम sp2 है तो वो कंजुगेटेड होगा, वो रेजोनेंस शो करेगा, वो कंजुगेटेड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो लिख लो, जल्दी लिखो। अरे तायरा इसी का सर। सब। हाँ सर, आपने जो ये पैरेलल वाला समझाया वो कैसे समझाया था? पैरेलल में पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो पैरेलल ओवरलैपिंग हुई तभी पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो सेम प्लेन में हो जाएगा। ओके, अच्छा सर एक बार फिर समझा देंगे? कौन वाला क्या प्रश्न समझाना है बताइए। सर, आपने जो ये समझाया। एक मिनट। हाँ, इसी का क्या पूछना, नहीं वो पूछ के आप क्या पूछना है इसी का। हाँ। सर अभी जो समझाया मुझे समझ में नहीं आया। एटलीस्ट 3 एडजेसेंट एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला यस सर। तो सिंपल है, 3 एटम sp2 होगा, वो कंजुगेटेड कहलाएगा। मैं तो नीचे एग्जांपल भी दे दिया, ए बी सी 3 एडजेसेंट एटम sp2 है तो वो कंजुगेटेड कहलाएगा। ओके, ये तो मैं बता रहा हूँ, 3 एडजेसेंट एटम नीचे। हाँ सर, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया ऊपर वो कॉन्जुगेट है ना? ये हम्म तो क्या है, कंजुगेटेड के एग्जांपल है उसी के नीचे। ये तो है ही है, पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेट पोजीशन सब है, कंजुगेटेड ही तो है। हाँ, तो सर इसमें मतलब 3 एटम जो है sp2 हाँ, ये है ना, हाइब्रिडाइज है। sp2 है ही, सब है। अरे बोलिए ना, है ना। तो मुझे पहले वाले में मैंने जब देखा तो उसमें सिर्फ सिंगल एक ही बॉन्ड है, तो मतलब उसीलिए मुझे लगा कि नहीं है ये। अब हो गया ना, समझ में आ गया। हाँ हर्षिल, जो तुम पूछ रहे हो, तो sp में 2 पाई होता है तो उसका 1 पाई तो प्लेन में होगा ना। अरे बोलो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे आपने लिखा है एटलीस्ट 3 एडजेसेंट एटम्स है sp2 हाइब्रिडाइज, तो उसके साथ sp जोड़ सकते हैं या फिर नहीं जोड़ना है? नहीं, sp2 है, sp भी होगा तो हो जाएगा। पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल, तो पाई sp में 2 पाई बॉन्ड होगा तो 1 पाई तो होगा ना उसके साथ, दूसरे के साथ सेम प्लेन में आ जाएगा। ओके ओके सर। सर sp2 में 3 सिग्मा होना चाहिए ना? हाँ 3 सिग्मा है, तो मैंने बता ही दिया ना यहाँ करके। यहाँ देखिए, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। यस सर। अब आइए नोट, फिर से बोलिए सारे लोग, गौर से सुनिए अच्छे से। रेजोनेंस का कंसेप्ट क्यों आया, मैं दोबारा बोल रहा हूं। व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर, सारे लोग सुने अब अच्छे से दोबारा। व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर does not explain the all properties of the molecule, then 2 and more structure are required to explain its properties, then this phenomena is called resonance. करेक्ट बोला, सबको समझ में आया?
Yes, sir. अब आइए ऑर्गेनिक में रेजोनेंस किसको कहते हैं, तो देखिए अब पूरे उस लाइन को जो 4 लाइन मैंने लिखा था कि 2 and more रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ होगा, तो उसका रीजन द प्रोसेस ऑफ, सुने अच्छे से, द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन। अच्छा, डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जिसकी पोजीशन फिक्स्ड ना हो। द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p ऑर्बिटर। जब मैं पैरेलल p बोलूं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन समझिएगा, sp2 या sp? हाँ, इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब गौर से सुनिए अच्छे से, रेजोनेंस की 2 डिफिनेशन आपको आगे। एक डिफिनेशन आई कि रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। कोई पूछेगा कि एक कंपाउंड का वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्यों बनेगा, तो आप कहिएगा कि वहां का पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहा होगा, जल्दी बोलो, डीलोकलाइज्ड। सारे लोग सुनो, जिसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा वो कंजुगेटेड सिस्टम होगा, वो रेजोनेंस शो करेगा। और जब रेजोनेंस शो करेगा तो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दोनों डिफिनेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सुना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बनेंगे, क्यों 2 or more, सारे लोग सुने, why 2 and more structure are required to explain all its properties, then this phenomena is called resonance। उसका रीजन ये है कि 2 and more resonating structure इसलिए होंगे कि सारे लोग सुने। अब मैं इसका अपने आप ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहाँ पाई, सारे लोग बोलो, ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज, पोजीशन फिक्स नहीं है, इसीलिए पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई थी, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। अरे बोलिए ना, तो इसी को कहेंगे ये पाई डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है जहां भी कोई कहे कंजुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज्ड, इसीलिए रेजोनेंस हुआ। अब उसी को ड्रॉ करने का तरीका अब हम लोग सीखेंगे। तो सुना सारे लोग कि जहां का पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा वहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा, कंजुगेटेड सिस्टम होगा, वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? सच सच बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। एक दफा और रिपीट कीजिए, सारे लोग मिलके बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पाई बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट है? नहीं है ना? नहीं है सर। तो बस इसको कहेंगे लोकलाइज्ड है, नो रेजोनेंस। अब बताइए, कोई पूछे ये पाई लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, तो क्या बोलोगे? Delocalized. क्यों? कंजुगेटेड अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस है। सुना? हाँ सर। हाँ, तो अब स्टूडेंट की यही अब प्रॉब्लम है कि हम कैसे समझें कि वहां रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या है ये तो सबको आ गया थ्योरी कि भाई रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। Delocalization of pi electron is called resonance. Various alternative structure is called resonating. Real structure is called resonance hybrid. कोई पूछे रेजोनेंस कहाँ होता है? कंजुगेटेड सिस्टम में। What is the पहचान of conjugated system? 3 adjacent atom should be sp2. Bookish word, alternate position of pi bond. वास्ट अंदाज में कि आप ऐसा लाइन बोलिए जिससे कि पूरी चीज क्लियर हो, तो वो है 3 adjacent atom should be sp2, वो डीलोकलाइज्ड होगा, वहां रेजोनेंस होगा। अब मैं इसी को 7 केस में पढ़ाऊंगा। 7 केस के अलावा कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं होता है। अब इसको वास्ट अंदाज में आप पढ़ेंगे। बताइए यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, अब आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत भी जो मन में डाउट होगा वो अब क्लियर होगा। सारे लोग सुने। केस फर्स्ट, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे ही ऑर्गेनिक में बोले कंजुगेटेड, अब समझ जाइए रेजोनेंस होगा। पहला कि जो परेशानी स्टूडेंट को है गौर से सुनिए। व्हेन pi bond
बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। इज लिखना नहीं है, कोई नहीं लिखेगा जब तक कि मैं ना कहूं, इसको अच्छे से समझो। इज इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। बस केस फर्स्ट को अगर तुम समझ गए तो किसी भी केस में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। फॉर्मूला याद कर लो, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, तो ये भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, वही मैं पहचानना सिखा रहा हूं। तो फॉर्मूला याद कर लो, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव। बताओ क्या फॉर्मूला, बताओ फिर से सारे लोग। ए डबल बॉन्ड बी सी पर बॉन्ड बी पॉजिटिव। सी पे पॉजिटिव। तो ये हाँ, बस यही लाइन याद रखो। बस जैसे मिसाल के तौर पर सारे लोग मिल के बोलो, क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है? जल्दी बोलो, रेजोनेंस होगा? जल्दी यस सर बोलो। होगा। हाँ, ए डबल बॉन्ड बी। अब असल आ रहा है, मजा आएगा कि हम कंपाउंड को देखकर कैसे समझे रेजोनेंस है। पहले घर पर रेजोनेंस की डिफिनेशन पढ़िए। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, आरएचएस क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम क्या है, प्लेनर का क्या मतलब है, ये सब को पॉइंट को 10 दफा पढ़िए। बताइए, पहचानने आया कंजुगेटेड सिस्टम? हाँ या ना? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, पहला है कंजुगेटेड सिस्टम। कोई कंफ्यूज करेगा तो अल्टरनेट कैसे है, अब अभी समझिएगा आप। अब इसका अल्टरनेटिव अब आपको मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, सब आ जाएगा। गौर से सुनिए आप कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स दे रहा हूं। ऑर्गेनिक में याद रखिए, क्योंकि पहला है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है। सेकंड थर्ड में कोई परेशानी नहीं। इलेक्ट्रॉन सोर्स का मतलब होता है अमीर, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन सोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन सिंक का मतलब गरीब, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन सोर्स एनायन को कहा जाता है, पाई को कहा जाता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। देखो निगेटिव चार्ज है तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, पाई लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन सिंक गरीब, केटायन, वैकेंट ऑर्बिटल खाली, और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो खींचता है। और याद रखना, एरो का साइन हमेशा इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सारे लोग ध्यान दो, इस स्क्रीन को ड्रॉ भी करने आना चाहिए आपको, इसलिए ध्यान दीजिए कैसे आप ड्रॉ करेंगे। बताओ इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन है इसमें? पाई। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। यस और इलेक्ट्रॉन सिंक कौन है? पॉजिटिव। यस सर। तो देखो अल्टरनेटिव कैसे ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई रट्टूमल की तरह नहीं। इलेक्ट्रॉन सर ये नहीं समझ आया पॉजिटिव। कि इलेक्ट्रॉन सिंक पॉजिटिव कैसे है? अच्छा, कटायन है इसीलिए। हाँ हाँ, अब टीचर जब समझा रहा हो तो बीच में नहीं बोलिए प्लीज, वो बाद में भी आप पूछ सकती हैं। ओके हाँ, ये बात टकराती है, आवाज टकराती है ना, आप टीचर बोल रहा है उसी में आप बोलिएगा। हाँ, जब होगा तो मैं खुद पूछूंगा कोई डाउट है कि नहीं। मैं चलिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ पहले। देखिए इलेक्ट्रॉन सोर्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी। तो एनायन, पाई, लोन पेयर। केटायन का मतलब क्या होता है बताइए? केटायन क्या है? गरीब है ना, इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो पॉजिटिव है। अरे बोलिए। यस सर। चलिए अब गौर से सुनिए, एरो का साइन। अब टीचर पढ़ा रहा है, कुछ डाउट कुछ पूछ रहे हैं तो नहीं, अभी रुक जाइए, टीचर को समझाने दें, फिर उसका डाउट पूछेंगे। सारे लोग गौर से सुने। इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक। अब देखिए इसका अल्टरनेटिव, अब ये दे रहा है तो इस पर आप पॉजिटिव आ जाएगा, डबल सिंगल हो जाएगा, और यहां सिंगल था तो डबल हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. आया सर। Yes. घबराना नहीं है, एक आध से नहीं आएगा, आप एकदम हिम्मत नहीं हारिए, मैं बहुत एग्जांपल करवाऊंगा। बस आप स्क्रीन को देखिए, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो सुनिए उनकी बात को। कोई कहेगा पॉजिटिव क्यों खत्म हुआ, मैं बेसिक से बेसिक पढ़ा देता हूं। तो कहिए ये जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना।
अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, जी sir. सर। तो हम अपने तरफ से हर छोटी छोटी बातें बताएंगे जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है। हम सबका ख्याल करते हुए पढ़ाते हैं, इसमें शर्माना नहीं है। मैं खुद बताऊंगा, आप बस लेक्चर को सुनिए, अच्छे से सुनिए। तो देखिए ये अल्टरनेटिव, अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, हीरो है बिहारी, घूम के इधर भाग आया। देखो भाग आया कि नहीं पाई इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, गुंडा है इधर, इसी को रेजोनेंस कहते हैं, अल्टरनेटिव का बनना। कोई भी पूछे कैसे समझा रेजोनेंस है, पहले एकदम थ्योरी मजबूत करो, कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है भाई, हम कैसे समझे कंजुगेटेड है? तो पहला कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव। चेक कर लो, तीनों sp2 है। देखो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 3 1 2 3, देखो sp2 है। देखो 2 और 1 3, sp2 है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, अरे हाँ बोलो ना। यस सर है। Yes, sir. Yes, है. sir. अब ये हुआ अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अपने से बनाओ। देखो कैसे बनाओगे, बताओ। डबल बॉन्ड यहां था, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो बस पार्शियल डबल, जो आप बेंजीन में ऐसे एरो देते थे कि नहीं? अरे बोलिए ना सर्कल। Yes, अरे Yes, sir. sir. बोलिए ना। तो वही है यहाँ पर, सब पर डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं पार्शियल, नॉट कंप्लीट। ये दिखने में डबल है, एक्चुअल में ये नहीं। इसको कहेंगे पार्शियल डबल, ना प्योरली सिंगल ना प्योरली डबल। अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। बोलिए आया कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब दूसरा चार्ज भी देखिए, चार्ज देखिए। अब ये कंप्लीट पॉजिटिव है, तो इस पर भी चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, आया sir. सर। Yes, sir. आया. हाँ, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, सब आ जाएगा। देखिए कैसे ड्रॉ कीजिएगा। दूसरा CS2, अभी तो मैं बहुत कराऊंगा, पहला है ना इसलिए लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। पार्शियल डबल, ये वही मीनिंग है पार्शियल डबल। अब देखिए पहले बताइए इस पर कितने चार्ज हैं? 1, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. +1 है ना? ए अल्लाह, बताइए ना, +1 Yes, है yes, ना? sir. यस Yes. सर। तुम चार्ज को ये समझ लो दुख, बिहारी को परेशानी है, दुख है बेचारा। एक दुख एक एटम पर है, वो परेशान। जैसे एक आदमी का इंसानियत का क्या तकाजा है कि कोई आदमी परेशान हो तो उसको, उसके परेशानी को कम किया जाए। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। हाँ सर, हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ ठीक है, तो वही है, पॉजिटिव चार्ज को समझो दुख, परेशानी। तो परेशानी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये कहेगा कार्बन हमारे दरमियान बांट लो। तो बताओ, चार्ज एक जगह से दूसरी, दुख एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। इसीलिए दुख पर आदमी डिक्रीजेस, +हाफ। टोटल चार्ज तो 1 ही हो रहा है ना? हाय अल्लाह, बोलो ना, बोलो ना, 1 ही ना हो Yes, रहा है? sir. अरे बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ Yes, sir. तो Yes, आपका sir. हाँ, तो ये दुख जो है ना, ये जो दुख है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 3 स्ट्रक्चर बनता तो 1/3 होता। तो दुख 2 स्ट्रक्चर के बीच में, दुख 2 आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पर आदमी कम, परेशानी कम हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए। होगी सर। Yes, होगी sir. सर। Sir. वही है, या तो आपको +हाफ वगैरह ना है तो पार्शियल दे दीजिए, या +हाफ। तो कोई कह रहे यहाँ तो हाफ नहीं है, कहीं नहीं, ओवरऑल चार्ज 1, ओवरऑल चार्ज 1, ओवरऑल चार्ज 1। अरे बोलिए ना, ओवरऑल सर चार्ज 1। हाँ बोलिए, फिर बीच में बोल नहीं है, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा सब्र। हाँ अब डाउट पूछे, आप पूछिए यार। हाँ आप पूछिए। हाँ सर, मैं बोल रही थी जो पार्शियल चार्ज आपने लगाया, लाइक वो भी हाफ के इक्वल होगा। हाँ बस वही, पार्शियल का मतलब होता कम। ये जैसे मैंने बोला ना, पार्शियल डबल बॉन्ड, एक होता है कम डबल बॉन्ड, एक होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब हुआ उसमें सिंगल भी है, डबल, दोनों करेक्टर है, ना प्योरली सिंगल ना प्योरली डबल है। ओके सर यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव था, और जैसे कि यहाँ से पाई बॉन्ड इधर गया तो ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि उसके पास ये तो ये चार्ज ये आ जो गया। है, हाँ ये दे रहा है, जो देता है, यहाँ तो गौर से सुनिएगा। ऐसे आ रहे हो आपका बेसिक कमजोर है तो ये बना लीजिए आप। ये ऐसे होता है, जो देता है नेगेटिव, जो लेता है नेगेटिव, जो देता है पॉजिटिव। ये बना लीजिए आप साइड में। हाँ सर, यही तो मैं पूछ रही, तो मुझे पता है, मैं पूछ रही जैसे कि अब वो बी के पास गया तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? यहाँ
CH2 के पास जब गया ये CH2 पर। हाँ, ये मैं वाला, समझा जो चुका हूँ, third। आपका ध्यान नहीं रहता, आप हूँ बहुत करती हैं। मैं समझाया था, देखिए इधर सारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ये छोटी बात भी मैंने समझाया था। लेक्चर पर ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। है? यस सर। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब गया तो पाई इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा। ओह हाँ, ठीक है ठीक है। अब ये इस तरह मैंने बताया था, आप लेक्चर को सारे लोग अच्छे से सुनिए, मैं ये भी बता दिया था। चलिए खैर, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। चलिए, और कोई डाउट है आपको? नो सर। चलिए लिखें। इशिका सेन, आपको कोई डाउट है? पूछिए। नो सर, समझ में आ गया। सर हाँ बोलिए। सर वो इलेक्ट्रॉन सिंक और उसका लिखा था सर। हाँ, अभी लिखवा देते हैं पहले इसको। ये सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया? यस सर। ओके, सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया? हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. Sir, wait. वेट नहीं, तुम स्क्रीनशॉट लो। नो वेट, स्क्रीनशॉट प्लीज घर पे बना लीजिएगा। ओके Done, sir. डन। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। सर यहाँ पर EN EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आप फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं, आप थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप इसी पर ध्यान देते हैं बस। फुल फॉर्म यश का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये।